नाजरीन आदाब। प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके मुस्तकबिल को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात एक नए करियर फील्ड की, तो आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस की फील्ड के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, जदीद तकनीक और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में इस फील्ड का दायरा बहुत बड़ा है और ऐसे में इसमें रोजगार के मौके भी दुगने हो जाते हैं। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये कोर्स करने के बाद दो इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, दोनों में काम तलाश सकते हैं। इस कोर्स का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सारे और सब डिविजनल कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और ये कोर्सेज करने के बाद क्या होंगे आपके सामने करियर के मौके, इस सब पर हम अहम बात करेंगे। साथ ही आपको IIIT दिल्ली के कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशंस की फील्ड को और जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की अहम शाखाओं में से एक है। इस कोर्स की अच्छी बात यह है कि नौजवान टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज दोनों में काम तलाश सकते हैं। वैसे ये शोबा काफी बड़ा है। इसके तहत माइक्रोवेव और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, टेली कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मैदानात शामिल हैं। इंजीनियरिंग की इस ब्रांच की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के तौर पर पहचान बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत अहम इंजीनियरिंग है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों में हर साल हजारों नौजवान इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। इस मैदान में जहां 3 साला डिप्लोमा कोर्स देश भर में मुकीम सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक इदारों से किया जा सकता है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक एक 4 साला अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को पढ़ने वाले नौजवान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्किट, ट्रांसमीटर, रिसीवर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के बारे में सीखते और जानकारी हासिल करते हैं। उम्मीदवार को इंजीनियरिंग के लिए JEE मेंस एंट्रेंस और डिग्री एग्जाम देने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, डेटा कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिस्टम सपोर्ट, मॉडर्न मल्टीमीडिया सर्विस, एविएशन एंड एविनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एंड टेलीविजन, डायग्नोस्टिक एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज में नौकरियों के मौके मिल सकते हैं। मुल्क भर में फैले IITs के साथ आज इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली जैसे इदारे इस फील्ड में नौजवानों को हुनर देकर उनके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस की फील्ड को समझ लिया होगा। इस फील्ड को और बेहतर तरीके से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग पर अहम बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की पैनल ऑफ फैकल्टी। आप सबका खैर मकदम है हमारे इस शो में। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैम, मेरा नाम अनुभा गुप्ता है। मैं IIIT दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च सिग्नल प्रोसेसिंग है। Hello, my name is Dr. Vivek Ashok Bohra. I am Associate Professor and Head Electronics and Communication Engineering Department in IIIT Delhi. And my broad research areas is in the areas of wireless communication, communication engineering, wireless networks and visible light communication. Thank you. हाय, मेरा नाम अनुज ग्रोवर है और मैं EC डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ। माय एरिया ऑफ रिसर्च इज़ VLSI डिज़ाइंस, प्राइमरली सर्किट डिज़ाइन, एंड एज ऑफ नाउ आई एम आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ एसोसिएट डीन इनोवेशन रिसर्च एंड डिज़ाइन फॉर द इंस्टीट्यूट।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का आपके इंट्रोडक्शंस के लिए। सबसे पहला सवाल विवेक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर एक नौजवान इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस की फील्ड को समझना चाहे या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के काम को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? आप कोई भी गैजेट एक देखते हो, कोई भी एक गैजेट को महसूस करते हो, उसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम झलकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड टू एंड सिस्टम बनाता है। एक मोबाइल डिवाइस ले लो, आप मोबाइल डिवाइस से बात करते हो, उसमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक डिवाइस की बंदे की ज़रूरत पड़ती है। यू नीड अ पर्सन हु इज़ गुड इन सेमीकंडक्टर्स, यू नीड अ पर्सन हु इज़ गुड इन ऑप्टिकल लेंसेज, you need a person who is good in RF engineering. So it comprises everything what you see in end-to-end system. Specifically, a mobile phone is an example. And currently we are in age of Industrial Revolution 4, where we are integrating the things of artificial intelligence, blockchain, cybersecurity, Internet of Things, quantum communication. In all this domain, basically requires an expertise of electronics and communication engineering. अनुज जी अब अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशंस की फील्ड इंजीनियरिंग की एक अहम फील्ड मानी जाती है। ऐसे में इंडस्ट्री में इसके नौजवानों की कितनी डिमांड है और क्योंकि हम इस वक्त एक तकनीकी दौर में चल रहे हैं तो इसकी अहमियत, इस फील्ड की अहमियत कितनी बढ़ जाती है? इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डिमांड एवरग्रीन है। एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं, आपको देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आपको चाहिए ही, स्पेशली जब हम आज एक डिजिटाइजेशन के दौर में हैं, जहाँ पे जब कोविड टाइम्स ही थे फॉर एग्जांपल, तो एक बच्चे के हाथ में एक सेलफोन होता था या एक टैबलेट होती थी या एक लैपटॉप होता था जिसमें वो पूरी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो ये सब चीज़ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही एनेबल करता है, और इस सब को एनेबल करने के लिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स या कम्युनिकेशन इंजीनियर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंडस्ट्री में डिमांड कंटिन्यूसली हाई ही रहती है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एग्रीकल्चर में भी जा सकता है, वहाँ पे प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे काम कर सकता है। इंडस्ट्री 4.0 का विवेक ने जिक्र करा, तो इंडस्ट्री 4.0 में जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जाता है तो वो जगह जगह पे सेंसर्स लगा के ये देखता है कि क्या पूरा प्रोडक्शन लाइन सही तरीके से काम कर रहा है, कहीं कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा। अगर हम एरोप्लेन्स देखें तो आप पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि जो एरोप्लेन है एक्चुअली अपने आप ही सारा चलता है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स ही कंट्रोल कर रही होती है। आज अगर आप एक ऑडी की कार देखते हैं, ऑडी की कार तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक रेगुलर कार भी देखते हैं तो उसके अंदर सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पीछे जुड़े हैं, जो उसके इंजन के अंदर कितना फ्यूल, कितना मिलीलीटर फ्यूल तक जाए उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज़ अ एवरग्रीन फील्ड, एंड बाय बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आप किसी भी ज़िंदगी के पहलू में बहुत मेजर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट कॉज कर सकते हैं। अनुभा मैम, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये एक अहम फील्ड है इंडस्ट्री की। ऐसे में इस फील्ड में आने के लिए नौजवान के पास किस तरह की स्किल्स या फिर ये कहें कि काबिलियत की ज़रूरत होनी चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मैम कि स्टूडेंट को अच्छे से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री बहुत एक्साइटेड होकर और बहुत अच्छे से करना चाहिए। उसको पूरा इंटरेस्ट लेके उसको काम को करना चाहिए। इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में प्रैक्टिकल्स और थियरी क्लासेस सब होती हैं, लेकिन आज के दौर में कोडिंग का भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव और एम्फोसिस है। तो ऐसे में बच्चे अपने आप को एनालिटिकल स्किल्स में, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में, डिज़ाइन में, थियरी में और कोडिंग में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे अवेलेबल हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये सब टेक्निकल स्किल्स बहुत अहम हैं, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम एक कैरियर को एक सीढ़ी की तरह माने तो ये जब तक ये टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं तो आप सीढ़ी के पहला कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को टीम वर्क और क्रिएटिविटी की स्किल्स भी बहुत अच्छी तरह से उनमें माहिर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही कहता हूँ कि इंटेल का अगर आप एक माइक्रो प्रोसेसर लेते हैं तो उसको बनाने के लिए हज़ारों मैन ईयर्स का एफर्ट लगता है। अब एक्चुअली तो एक इंटेल का प्रोसेसर 2 साल में बन जाता है या 1.5 साल में बन जाता है, तो हज़ारों मैन ईयर्स कहाँ से आए? उसका सीधा सा मतलब ये है कि लगभग 300 से 400 इंजीनियर्स इन पैरेलल अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस डिफरेंट साइट्स
मिल के काम कर रहे हैं ताकि वो प्रोसेसर एक रियलिटी बन सके। तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर टीम वर्क नहीं सीखता, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सिनर्जी को नहीं समझता, वो ये नहीं समझता कि मेरा काम जो है अकेले में कुछ नहीं मायने रखता, वो सब जुड़ के एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी चीज़, आपको ये दिखेगा कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस पे प्रोग्रेस कर रही है। उसका रीज़न ये है कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो जब तक टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं करेगी, मतलब नया सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो चैलेंज सरमाउंट नहीं होगा। आप देखिए, आपके कुछ साल पहले तक आप 2G नेटवर्क्स पे थे, अब 4G नेटवर्क्स है, 5G की बात कर रहे हैं, और आप मानेंगे नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूट में 6G पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को क्रिएटिवली सोचना है कि आज हम यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। वो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। व्हाट नेक्स्ट के ज़्यादा हमको जोर देना है, हाउ नेक्स्ट। यस, बोथ। ट्रिपल आईटी दिल्ली में इस डिपार्टमेंट की शुरुआत कब हुई, किस मकसद के साथ हुई, और हाल फिलहाल में जो हम बदलाव इंडस्ट्री में देख रहे हैं उसमें किस तरह से ये कोप अप कर रहा है। साथ ही रिसर्च की बात करें तो क्या कुछ नई रिसर्च इस डिपार्टमेंट में हो रही है? ये 2012 में स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और ट्रिपल आईटी दिल्ली 2008 में स्टार्ट हुआ था। और 2012 से हमारा विजन रहा है कि इट शुड बी ग्लोबली कनेक्टेड, सोशली रिलेवेंट एंड इंडस्ट्री फेसिंग। सोशली रिलेवेंट इन द सेंस ऑफ इट कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन दिल्ली। So we have a center of sustainable mobility that is looking after the congestion in Delhi roads and how to improve that environment in Delhi roads. Apart from that, we are also working, we have a tie-up with AIIMS, where Dr. Anuba is leading that tie-up, where we are working on cancer, genomics and other research areas. And we also have a research group that is working with Wildlife Federation to do the tiger counting and tiger consensus. That's on a part of socially relevant. Apart from that, we are also working with as industry facing in the sense of it. Myself is working with some companies that are working towards 5G technology, and yet अभी तक इंडिया में 5G आया नहीं, फिर भी काफ़ी रिसर्च उस स्पेयर में हो रहा है। जैसे अनुज ने पॉइंट आउट किया है, मे बी नेक्स्ट जनरेशन 6G पे भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। दैट इज समथिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट वर्क विच वी आर डूइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ माई कलीग इज ऑल्सो वर्किंग विद ISRO for the remote sensing applications. And apart from that, in fact, when I talk about globally connected, we have a lot of tie-ups with other institutes around the world, whether it's in US, whether it's in Europe, or whether it's in Australia. So ये विजन और मिशन के साथ EC डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था, और करंट सिनारियो के साथ, एज आई मेंशन कि वी ऑलरेडी हैव 2 डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. वन इज सेंटर ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड अनदर वन इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन लाइफाई. सो दिस इज अगेन वी आर वर्किंग विद द टाइम्स. टाइम के साथ हम अपने आप को ग्रो करते हैं. जैसे करंटली 5G पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे काम हो रहा है. ये सब एरियाज में EC डिपार्टमेंट काम कर रहा है. ट्रिपल आईटी दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है. अनुभा जी, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं. ट्रिपल आईटी दिल्ली में ऐसा क्या है जो इसको औरों से अलग और ख़ास बनाता है? हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं. जैसे कुछ प्रोग्राम्स हमारे यूनिक हैं. जैसे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस, जिसमें कि एक छात्र को कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बायोलॉजी से रिलेटेड भी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड भी कोर्सेज कराए जाते हैं. इसी तरह हमारे यहाँ एक और यूनिक प्रोग्राम है विच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेस. इसमें बच्चे कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में भी काम करते हैं, जिसके अंदर की वो ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव न्यूरो साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड भी कोर्सेज करते हैं. हमारे यहाँ एक और प्रोग्राम है विच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, जिसमें ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन पे काफ़ी फोकस किया जाता है. तो जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स को देखते हैं तो हम ट्रिपल आईटी का आइडिया ये है कि जब हम अपने अराउंड देख रहे हैं तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वो हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं. हम सोसाइटी के लिए ही नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशन लाना चाहते हैं. सोसाइटी की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम अपनी सबकी बढ़ाना चाहते हैं. तो ये जो प्रोग्राम है, they are focused on bringing technology
into solving problems which are related to day lives in the society. तो ये एक हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं CS+X. तो हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की रेगुलर डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो सब जगह डिग्री होती है उस तरह की डिग्री है. उसके अलावा CS+X के मोड में हमारे यहाँ 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स काम करते हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है और अब कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है. ये तो बात रही कोर्सेज़ की, हमने खासियत की बात की, साथ साथ कोर्सेज़ की भी बात की. अगर हम इन कोर्सेज़ में अब एंट्री की बात करें विवेक जी, तो अब क्या है, किस तरह से एंट्री ली जा सकती है इन कोर्सेज़ में और कितनी सीट्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ़र करता है? अब ऑल इंडिया में कितने बच्चे बैठते हैं, आपके पास कितनी सीट्स हैं? यहाँ का एडमिशन बीटेक एडमिशन्स तो जेई मेंस थ्रू होता है और 85% कोटा दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है. जैसे नॉर्मली जो भी दिल्ली इंस्टीट्यूट्स में है उस तरह के कोटा पॉलिसी IIIT दिल्ली में भी फॉलो होती है और इसकी जॉइंट काउंसलिंग होती है अदर दिल्ली इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTU, उनके साथ जॉइंट काउंसलिंग होती है इसकी. और इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल एडमिशन्स भी होते हैं और अनुज इंटरनेशनल एडमिशन्स को देख रेख करता है. सो जैसा विवेक ने कहा कि द प्राइमरी रूट ऑफ एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट एंड टू द EC डिपार्टमेंट इज़ थ्रू JAC, द जॉइंट एडमिशन काउंसिल. एंड हमारे बच्चे जो हैं उससे JEE मेंस दे के एडमिशन पाते हैं. बट इन एडिशन टू दैट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज हमने कहा हमारा एक मिशन है ग्लोबली कनेक्टेड, तो आप जानेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट हर फैकल्टी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, या तो वहाँ से पढ़ के आए हैं या अभी वहाँ पे कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं IIIT ज्वाइन करने के लिए. तो उसके लिए इनफैक्ट 3 या 4 तरह से लोग IIIT में आ सकते हैं. तो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम है, उसके थ्रू बच्चे डायरेक्टली IIIT दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं. ICCR के थ्रू अगेन बच्चे आ सकते हैं. ICCR फ्री स्कॉलरशिप्स देता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. डायरेक्ट एडमिशन टू स्टूडेंट्स अब्रॉड डासा करके कैटेगरी होती है जिसमें बाहर के इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं. एंड IIIT दिल्ली का एक अपना अलग से चैनल भी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हमने क्रिएट करा है, जिसमें बच्चे डायरेक्टली IIIT दिल्ली की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं एंड हम उनको एडमिशन ऑफर करते हैं. ये ऐसा कोर्स है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं. ऐसे में ख़ास तौर से आपसे मेरा सवाल है कि एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है? जब मैं खुद 11th-12th में था तो इंस्टीट्यूट का नाम मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि तब यही था कि यार वो स्टैंप लग जाएगी. लेकिन आई हैव माई सेल्फ वर्क फॉर अबाउट 20 years इन द इंडस्ट्री एंड मैंने देखा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है. फाइनली मैंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को स्ट्रगल करते हुए देखा है वेंस दे जॉइन द इंडस्ट्री. और मैंने Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस जिनका नाम आप मतलब सोचते भी नहीं हो कि हम शायद सुनेंगे, वहाँ के बच्चों को बहुत ब्रिलियंटली शाइन करते हुए भी देखा है. तो इंस्टीट्यूट का नाम मायने रखता है. वो आपकी, जैसे मैंने कैरियर कहा कि आपका कैरियर के सीढ़ियाँ हैं, तो पहला कदम आप कौन सी सीढ़ी पे रखोगे उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट का नाम मायने रखता है. बट उसके बाद आपके अंदर क्या है, आप किस जज्बे से काम करते हो. अनुभा जी ने बताया था कि आप कितने पैशन के साथ अपने काम को परस्यू करते हो. बाद में वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं. सॉफ्ट स्किल जो हमने बात करी, टीम वर्क कैसा करते हैं आप, क्रिएटिव कितने हैं आप, कितने क्यूरियस हैं, कितने जिज्ञासु हैं. ऑल दीज थिंग्स मैटर मच मोर दैन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में जस्ट आफ्टर योर जॉब, आफ्टर इंजीनियरिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ जॉब, yes, the name of the institute is important, but beyond that, what is there within you, that is what is more important. अनुमा मैम, हम बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो NEP में क्या कुछ ख़ास है और क्या कुछ अलग है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी से? हाँ, तो NEP के अंदर सबसे ख़ास बात तो ये है कि इसमें इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी एम्फोसिस है. तो एक तरीके से होलसम प्रिपेयर्डनेस ऑफ द स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट्स आर्ट्स, डिज़ाइन, ह्यूमैनिटीज़, इन सब में भी उनकी जिज्ञासा और उनकी जिज्ञासा बननी चाहिए और उनकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए. सो इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे बहुत एम्फोसिस है. उसके अलावा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का ये पूरा करिकुलम है.
जिसमें कि टोटल क्रेडिट्स हैं जो कि एक डिग्री को अर्न करने के लिए बनते हैं, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स उसके अंदर अपनी चॉइस के कोर्सेज ले सकते हैं। तो CBCS हम इसको कहते हैं, चॉइस बेस्ड करिकुलम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस NEP पॉलिसी। NEP पॉलिसी में इंडस्ट्री कनेक्ट, इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री फोकस, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस है। उसके अलावा इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो अब लाई गई है वो है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कोई स्टूडेंट ने एक डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन वो डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं या कुछ और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और वो डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो ऐसे में NEP पॉलिसी के अंतर्गत अगर ये लागू हो, सब इंस्टीट्यूट्स में जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो स्टूडेंट 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल की डिग्री के बाद भी एग्जिट ले सकता है और कुछ समय बाद वापस आके रिज्यूम करके, और तो मल्टीपल एंट्री की भी फैसिलिटी होगी जिससे कि वो ले सकता है। उसके अलावा BTech डिग्री के बाद डायरेक्टली PhD डिग्री अवेल करने की भी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर की बैचलर्स डिग्री के में रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज अगर उन्होंने किया है तो वो मास्टर्स डिग्री करने के बजाय डायरेक्टली वो PhD डिग्री में भी अपना एडमिशन पा सकते हैं। ये तो बात रही कोर्सेज की। अनुज जी, अब अगर हम करियर पर आए तो ये कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद एक नौजवान के पास करियर के क्या ऑप्शंस होते हैं, और जब वो जॉब में चले जाते हैं तो उसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं? सो मैंने पहले भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ एन एवरग्रीन फील्ड। कोई भी साल हो, कैसा भी साल हो, मार्केट अप है, डाउन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब पक्की है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, देखिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जॉब नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, क्योंकि अनुभा जी ने जैसे कहा कि कोडिंग स्किल्स ज़रूरी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब भी कर सकता है। कम्युनिकेशंस, हमने प्रोफाइल की बात करी कि एक सेलफोन है, सेलफोन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। देयर इज़ अ स्क्रीन जिसमें कैपेसिटिव टच की बात होती है, देयर इज़ एन एंटीना जिसमें आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की बात हो जाती है। तो a wide range of companies offer job opportunities for electronics engineers. मैं VLSI से हूँ, तो इंडिया में VLSI का इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट आज की डेट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। सो कॉन्सिक्वेंटली ढेरों कंपनीज, ढेरों स्टार्टअप्स इस समय खुल रही हैं जो सर्किट डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन पे काम करना चाहती हैं। एंड इंजीनियर्स की सीरियसली बहुत कमी है आज की डेट में। मेरे पास जाने कितने मेरे मित्र मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि अनुज यार कोई स्टूडेंट है तो भेजो, और मैं कहता हूँ मेरे तो सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। विवेक जी, एवरग्रीन रिक्वायरमेंट जॉब फील्ड में कहा अनुज जी ने। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो क्या कोरोना के दौरान ये जो डिमांड थी वो घटी थी, और अब कोरोना के बाद के हालात को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या कोरोना के बाद के जो हालात चल रहे हैं उसने इस फील्ड के दायरे को बढ़ाया है? यस, मतलब इसने दायरे को ज़रूर बढ़ाया है। कोरोना के बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पिटस देखा है रिमोट लर्निंग पे। गवर्नमेंट का भी काफ़ी इम्पिटस है टेलीमेडिसिन पे। आप डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हो थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू लैपटॉप। डॉक्टर कहीं सिटी में बैठा हो, आप कोई रिमोट विलेज में हो, उससे आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। डिवाइसेस और स्मॉल हो गई हैं, बहुत पावर कंज्यूमिंग हो गई, तो सब में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर का दायरा ऑब्वियसली बड़ा है। इसके अलावा जैसे कोर्सेज भी ऑनलाइन ऑफर किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्वयं कोर्सेज है, NPTEL कोर्सेज हैं। सब लोग अपने घर पे बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोरोना के बाद इसका दायरा बहुत ही हद तक बढ़ा है। अनुभा मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो फील्ड है उसका स्तर आप हमारे देश में कैसा देखती हैं, भविष्य कैसा देखती हैं, और एक देश की ग्रोथ में ये फील्ड कितनी अहम है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आज के युग में, और पर्टिकुलरली the phase in which India is presently in is very important. इन पर्टिकुलर जिस तरह की मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हर डिवाइस हम अपने देश में खुद बनाना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बूम है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स काम कर रही हैं, जैसे कि अनुज ने भी बताया कि एक मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए भी एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बूम है,
तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ में जो सिग्नल्स का जो एनालिसिस है, वो पूरा हमें एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्रोवाइड कर सकता है। तो आज के समय में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जो जितनी बड़ी कंपनीज अंदर आ रही हैं और वो अपने सेटअप लगा रही हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स की प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारे स्टूडेंट्स में जो ज़ील है, एंथुजियाज्म जो हम देखते हैं, उसके तहत हमारे यहाँ ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम अपने IIIT दिल्ली की ही बात करें तो इसके प्लेसमेंट्स इस समय बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना के बाद वो डिक्लाइन आया है, रादर हमें ऐसा दिखाई देता है कि टेक्नोलॉजी की बूम बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि हर चीज़, टेलीमेडिसिन हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो, सब जगह अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। अब आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी और आप तीनों से ही, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में नौजवान आने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना आसान नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना शायद ज़्यादा आसान है दैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना। लेकिन अगर हम लाइफ को ज़्यादा गहरे तरीके से टच करना चाहते हैं, हम ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया पे लाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने से बेहतर कोई और जॉब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि wherever technology touches life, there is an electronics engineer behind it. मैं अनुज से सहमत करता हूँ इस बात पे। आजकल के दौर ऐसे, जैसे अनुभा और अनुज ने बताया, कि इट्स अ बूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, वेदर इट्स हेल्थ केयर, whether it's transport, whether it's communication, and I will request the parents and the students not to miss this golden opportunity and avail this opportunity and go for it. So I would say whatever you do, do with full heart, and there is a huge opportunity for you to make a difference in life, not only of yours but of many people around you. अनुभव मैम, विवेक जी, अनुज जी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस शो के लिए अपना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत The pleasure is all ours. Thank you. Thanks a lot. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशंस की फील्ड को आपने जाना एक अहम पैनल ऑफ फैकल्टी के साथ, और अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। बढ़ते हैं उसकी तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इस वक्त आप कहां कहां नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कहां कहां पर एडमिशन्स ले सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशंस की फील्ड पर आपको हमारी आज की ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर एक और नई करियर फील्ड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।